बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। देखिए, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान की प्राचीन संस्कृति की बात करें, पशुपालन और खासकर गाय पालना हमारी संस्कृति की पुरानी धरोहर रही है। ये हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी मान्यता थी कि हम सदा से गाय पालते आए हैं। और अगर ऐसे में देखा जाए, पिछले एक दशक से देखा जाए तो दूध से बने हुए उत्पादकों की मांग भी बढ़ी है। आने वाले समय में एक अच्छा स्टार्टअप, एक अच्छा रोजगार हमारे युवाओं को मिल सकता है। साथ ही अगर बात करें, जो आज हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपको मुलाकात करवा देते हैं। जवाहर सिंह मैडम जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। सर, आपके पास देखिए गृह विभाग है, मत्स्य पालन, पशुपालन, गोपालन, तमाम विभागों को आप देखते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके टीकाकरण को लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? किस तरह से नई चीज़ें हैं जो हमारे किसानों तक पहुंचा रहे हैं? देखिए राधिका जी, राजस्थान में ये पहली बार हो रहा है कि हम पशुओं के टीकाकरण को प्राथमिकता के साथ एक अभियान के साथ ले रहे हैं। अच्छा। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग है और राजस्थान सरकार का भी है। हम पिछले दिनों देखें तो जिस तरह से खुरपका, मुंहपका, ये जो बीमारियां थी, उनके टीकाकरण करके आज राजस्थान में हमें आत्मसंतुष्टि है कि बहुत कम मामले देखने को मिले हैं। युद्ध स्तर पर हमने टीकाकरण का काम किया है और एक जो महती योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना के साथ जो राजस्थान में शुरू हुई है, जो मोबाइल वैन शुरू की है, पशुपालक को, किसान को घर पे सुविधा उपलब्ध हो, चिकित्सकीय व्यवस्था, उसके पशु यदि कहीं बीमार है तो 1962 वो डायल करेगा। 1962 डायल करते ही वो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल आ जाएगा और वो कॉल सेंटर, वो हमारी पंचायत समिति स्तर पर एक वैन खड़ी है, उस वैन के पास तुरंत कॉल जाता है कि इस लोकेशन ये से। वैन पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान तो में। राजस्थान तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। हर तो पंचायत समिति पे एक। अच्छा, हर पंचायत समिति पर एक मोबाइल वैन हमने खड़ी की है। और मैं कई बार जब दौरे पे जाता हूँ तो सड़क पे चलती हुई मिलती है, मैं गाड़ी रुकवा के पूछता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं, तो स्टाफ पूरा है कि नहीं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हमारे यहाँ से की जा रही है। उसमें एक चिप लगाई गई है जो उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। ये पहली बार हो रहा, वरना पहले तो हम देखते थे, मैं खुद किसान हूँ, कोई पशु बीमार हो जाता था तो ट्रैक्टर ट्रॉली में या गाड़ी में डाल करके उसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ले जाते थे। उस समय में कई पशु दम तोड़ जाते थे। आज ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं हमारी गाड़ी को पहुँचने में, क्योंकि अधिकतर हमारे मुख्यालय वो बीच में है और 15 मिनट में पहुँच करके हमारा प्रशिक्षित डॉक्टर, हमारा LSA, हमारी दवाइयाँ और उस पशु का इलाज करके वापस लौटते हैं। किसान आज ये खुशी महसूस कर रहा है कि हमारी चिंता करने वाली सरकार, ये तभी तो हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, वरना तो पहले तो किसी ने किसान के बारे में सोचा नहीं। पशु चिकित्सकों को वीडियो लगा दिया जाता था राधिका जी। आज हमने 700 पशु चिकित्सक हमने हॉस्पिटलों में लगा दिए, बाकी की प्रक्रिया जारी है। हम कोई भी हॉस्पिटल बिना चिकित्सा अधिकारी के नहीं छोड़ेंगे, उनको समय पर दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके और हमारा किसान निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के पशुपालन कर सके। जी। अच्छा सर, पशुपालकों की बात हो रही है, पशुपालन की बात हो रही है, तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पशु पाला जाता है राजस्थान में, लेकिन दूध में बढ़ोतरी हो। यदि हम देखें पूरे भारत का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो राजस्थान में पशुओं की संख्या ज़्यादा है और यहाँ एक कल्चर है हमारा कि हम पशुपालन के माध्यम से भी किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। चाहे वो भेड़ पालन हो, बकरी पालन हो, गौ पालन हो, भैंस का पालन हो, ऊँट का पालन हो, ऊँट का भी पालन करते हैं हमारे। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले 1-2 बकरियां होती थी, बकरी पालन नाम देते थे, लेकिन आज हम गॉड फार्म के नाम से उसको गॉड फार्मिंग, गॉड फार्मिंग करने से एक तो उसका देखिए मनोबल थोड़ा सा अप होता है, वो हीन भावना से नहीं सोचता
लोग कहते हैं कौन होगा ये बकरी पालने वाला होगा। आज वो किसान अपना मनोबल ऊंचा करके बकरी पालने का यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। बकरी पालन करके उस जो उत्पादन होता है, बच्चे पैदा होते हैं, उसका एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह, उनको बैंकों के माध्यम से हम ऋण की सुविधा उपलब्ध करा करके बकरी पालन का काम कराने के काम कर रहे हैं। आप उस सोच को बदल पाए हैं? आप राजस्थान से हैं, किसान हैं, अगर कोई बकरी पाल रहा है तो उसके घर जल्दी सी बेटियां नहीं ब्याई जाती थी। हाँ, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि बकरी पालने वाले की जो स्थितियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज गॉड फार्मिंग जब उसको नाम दिया है तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये बिजनेस है और इस बिजनेस के तहत ये व्यक्ति अपनी प्रगति करेगा। बकरी पालन में बहुत संभावना है, तो इसीलिए उनको मजबूत करने का काम किया है। गौपालन में आपको मैंने जैसे बताया, हमारी कई सारी योजनाएं हैं। हम उसको शेड बनाने के लिए पैसे देते हैं, हम उनको गाय खरीदने के लिए पैसे देते हैं, हम उनकी सहायता, चारे के लिए सहायता देने का काम करते हैं। तो यहाँ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा ये सोच है कि जो कई किस्म की घास आती है, उस घास को उगाने के लिए हम कृषि विभाग के माध्यम से उन किसानों को ये नई तकनीक का चारा देने की बात करते हैं, जिससे ज़्यादा नेपियर घास हो गई, हरा चारा, नेपियर घास है, हाँ। ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो। और दुग्ध उत्पादन जैसे मैंने पहले कहा, पहले असंगठित क्षेत्र में था। असंगठित क्षेत्र में था तो वो दूधिया बेचारा गांव से दूध ले जाता था, किसी हलवाई के यहाँ दे देता, तो हलवाई उसको सुविधाएं नहीं दे पाता था। हमारी जो सहकारी समितियां हैं, जो डेयरियां बनी है, जैसे जयपुर डेयरी है, जोधपुर डेयरी है, भीलवाड़ा डेयरी है, अलवर डेयरी है, अजमेर डेयरी है, सवाई माधोपुर, सारे जिलों में सहकारी संघ से जोड़ करके हमने डेयरियों की स्थापना की है। तो वो डेयरियां दूध कलेक्शन करके अपने यहाँ लेती हैं। जैसे बीएमसी हमने स्वीकृत कर दी, एक सहकारी समिति गांव पर रजिस्टर्ड है, वहाँ बीएमसी है, और बीएमसी में गांव के दूध का कलेक्शन होगा। पहले तो क्या होता था राधिका जी, दूध निकाला, दूध काटना कहते हैं हमारे गाँव में, बिल्कुल काटना, तो दूध को काटते थे, उसको रखते थे, ले जाने में कई बार गर्मी से उससे दूध फट जाता था। आज बल्क मिल्क कूलर बीएमसी, वो 1000 लीटर की है, 2000 लीटर की है, हम उन सोसाइटियों को देने का काम कर रहे हैं सरकार की ओर से। और इतना ही नहीं, हम टैंकर दे रहे हैं सोसाइटियों को कि उसको सही समय पर टैंकर डेयरी तक ला करके दे, तो उससे दुग्ध उत्पादन और उसके संरक्षण में जो हमें सहयोग मिल रहा है। आज किसान ये सोच रहा है कि हमें जो सुविधाएं सरकार दे रही है, इससे हम अधिक से अधिक पशु पालें और हम दूध उत्पादन करके राजस्थान को दुग्ध क्रांति की ओर ले जाने का काम करें। इस तरह का सोच एक डेवलप हुआ है। और सहकारी समितियों के माध्यम से, हमारी जो डेयरियाँ हैं उनके माध्यम से, जो महिलाएं, जो पुरुष इस डेयरी में जुड़े हैं, दूध उत्पादन में जुड़े हैं, हमारी जयपुर डेयरी की बहुत अनूठी योजना है कि हम उनकी बच्ची की शादी में कन्यादान के रूप में डेयरी सहायता देती है। तो उनका माइंड कंसेप्ट वो क्लियर हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, जब आप ऐसा कह रहे थे कि दूध काटना यहाँ पर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि गाय पालना तो हम सदियों से करते हैं। एक कहावत थी कि घी ढूंढे तो कुछ नहीं जाए, पानी ढूंढे तो मारो मन दुखे। तो घी हमारे सदा से ही यहाँ पर होता रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं हमारे पशु पालकों की जो है बढ़ोतरी हुई है, आपने कहा कि अगर देखा जाए। लेकिन अगर मैं मत्स्य पालन की बात करूँ, क्योंकि ये विभाग भी आपके पास है, तो मछली पालकों को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की बात करें, मछली पालकों को और आगे लेकर जाए, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? मैंने जब ये विभाग मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये मेरा सौभाग्य है कि गृह विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और मछली पालन के भी मैं राज्य मंत्री हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मछली पालन में क्या होगा, लेकिन जब इसके मैं अंदर गया, मछली पालन के माध्यम से हम किसान की आय को और बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अच्छा। कि एक दूसरे के सारे पूरक हैं। जैसे किसान अपनी सिंचाई के लिए पौंड बनाता है, सरकार उसके लिए सहायता देती है। हाँ। उस पौंड में जब पानी है तो उसमें हम मछली पालने का काम कर सकते हैं, और उस पानी से खेत की हम सिंचाई कर सकते हैं। जब मछली पालेंगे तो चूंकि दिल्ली हमारे बहुत नज़दीक है, यहाँ हमको मार्केटिंग की सुविधा मिल जाती है। तो बड़े तालाबों के टेंडर हम कर रहे हैं, और स्वयं सहायता समूह और ग्राम की सोसाइटियों को छोटे तालाबों में मछली पालन करने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस कैंप लगाना, ट्रेनिंग करना। मुझे ध्यान है बम्बई में कई लोग अच्छा काम करते हैं इसके लिए, उन लोगों को ला करके यहाँ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का काम, उनको विद्युत के कनेक्शन
हम सुलभ रूप से उपलब्ध करा सकें, ये करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और आज मुझे खुशी है कि हमने बड़े बड़े बांधों के ई टेंडरिंग किए। पहले टेंडर ऑफलाइन करते थे, मैंने सुना है कि घालमेल करती थी पहली सरकारें। हमने आते ही इसकी ई टेंडरिंग की व्यवस्था करी है। ई टेंडरिंग करके उन लोगों को मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो, उसका नेटवर्किंग सिस्टम हमने डेवलप करने का काम किया है। और उससे मैं जो समझता हूँ कि किसान मछली पालन की ओर अग्रसित हो रहे हैं। आज अग्रसित होकर के वो इसलिए भी हो रहे हैं कि सरकार जब हर क्षेत्र में मदद कर रही है तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा उठा करके अब देखिए, हम पशुपालन का काम करते हैं, हम कृषि का काम करते हैं, और जो पोखर तालाब या फार्म पॉन्ड है उसमें मछली पालन का काम करेंगे तो एक ही किसान 2-3 तरीके के काम करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आप एक अध्ययन करना, हमारे देश का किसान 80% किसान ऐसा है जिसके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 6,000 रुपये वार्षिक देने की घोषणा करी और उनको देना शुरू किया, और 1 बीघा 2 बीघा जमीन में 10-10 काश्तकार हैं, कितनी पैदावार होगी 1-2 बीघा जमीन में? 20,000 की हो जाएगी, 25,000 होगी। और यदि 6 काश्तकार हैं तो उनको 6,000 के हिसाब से 36,000 रुपये मिल गया। माननीय भजन लाल शर्मा जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम 6,000 नहीं 8,000 देंगे और इसको 10,000 तक ले जाएंगे 2027 तक। अच्छा, 2,000 की किस्त देने का काम शुरू किया, 1,000 दे दिए इस वर्ष, और 1,000 अभी और हम जनवरी फरवरी में उनको डाल देंगे। यानी जो हमारे किसानों की मांग है कि और बढ़ाया जाए, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? हमने स्वतः ही बढ़ा दिया। 6,000 भारत सरकार देती है, 2,000 हमने बढ़ाने का काम किया, 1,000 की किस्त डाल भी दी, 1,000 की किस्त और जल्दी डालने का काम करेंगे। किसान को उन्नत बीज मिले किस्म का, वो हम देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी बढ़े, ये तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकारें क्लियर कंसेप्ट करके एक विकास की संकल्पना लेकर के जब काम कर रही हैं, और त्वरित डिलीवरी, हमारी सरकार की योजनाओं की डिलीवरी त्वरित हो। हम बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं कि जो राजस्थान का आम जन अपने क्षेत्र में अपने विकास की संकल्पना तय करे और सरकार से सुविधाएं लेकर के आगे बढ़ने का काम करे। जी, लेकिन सर अब आपने मत्स्य पालन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि मत्स्य पालन के माध्यम से क्या हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? क्या महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें बढ़ाने का काम किया जा रहा है आपकी सरकार की तरफ से? देखिए, अभी जो मत्स्य पालन का काम है, अधिकतर चूँकि ये तालाबों में, पोखरों में इस तरह का बड़ा काम था। राजस्थान में हमारा पुरुष वर्ग ही इसको ज़्यादा करता है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह है और गांव का छोटा तालाब है, उसमें पानी की उपलब्धता है, तो स्वयं सहायता समूह वहाँ मछली पालन करे और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार के स्तर पर हो जाए। मान लीजिए एक पंचायत समिति में 20 स्वयं सहायता समूह है और 20 फार्म पॉन्डों में मछली पालन का काम करते हैं, तो उनकी हम मार्केटिंग का सिस्टम करके एक जगह कलेक्शन करके उनको सुविधा उपलब्ध करा दें। ऐसी एक विचार चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला आत्मनिर्भर बने। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और उनके लिए हम सरकार की योजनाएं लागू करके उनको सरसब्ज करने का काम कर सकते हैं। तो ये मत्स्य पालन इसमें बहुत बड़ा सहयोगी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके लिए ये अवसर उपलब्ध कराने का हम काम करें, ऐसा विचार हमारे दिमाग में है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा निश्चित रूप से कि महिलाओं को अवसर मिले और फिशरीज में वो अपना योगदान दे सकें, ऐसा सोच हमारा है। क्या बात है सर। डेयरी उद्योग की बात करें, डेयरी उद्योग को किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने FPO का एक कंसेप्ट लागू किया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा करके भारत सरकार की जो सब्सिडी की स्कीम है उनको लेकर के मिल्क के आधार पर, दूध के आधारित जो भी हमारे उत्पाद हैं उनको बना करके इस देश में सप्लाई कर सकते हैं। हमारी जयपुर डेयरी का मैं उदाहरण दूंगा आपको। आज जयपुर डेयरी
छाछ का उत्पादन करती है। जो हमारे पेय पदार्थ हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जयपुर शहर में हमारी छाछ से कम बिकती है क्योंकि उसको पसंद करते हैं लोग। हमारी नमकीन छाछ है, हमारी मीठी छाछ है। हम यहाँ आइसक्रीम बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे कलाकंद बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ सरस का जो घी है वो प्रामाणिकता से उसको ज़्यादा खरीदने का काम कर रहे हैं लोग। हमने पुदीना छाछ को लॉन्च कर दिया, पुदीना छाछ देने का काम कर रहे हैं। तो डेयरी में अच्छे जो नए प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन हो, इसके लिए सरकार समय समय पर उनको सहायता देने का काम कर रही है। और अब किसान आकर्षित हो रहा है कि हम डेयरी आधारित उद्योग स्थापित करें, सरकारी योजनाओं का लाभ लें और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए जनता की जो मांग है, जो डिमांड है, उसको पूरा करने का काम करें। अच्छा, आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में रोजगार दिलाएं, मत्स्य पालन की आप बात कर रहे थे। लेकिन अगर यही बात मैं करूं महिलाओं को डेयरी के क्षेत्र में हम रोजगार दिलाने के लिए, डेयरी क्षेत्र जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है आपकी सरकार? राधिका जी, मैंने जब अभी समीक्षा की, हमारी जो ग्रामीण दुग्ध समितियां हैं, हमारी 40% से ज़्यादा महिला सोसाइटी है और उन्हीं के माध्यम से दूध का संकलन होता है। उनका लाभांश है वो उन्हीं के खाते में जाता है। ये यहाँ करने का काम किया जाए। राजस्थान में इसको और बढ़ाने के लिए हम महिलाओं को प्रेरित करके वो अपनी समितियाँ बनाएं, दुग्ध कलेक्शन करें, डेयरी के उत्पादन करें। हमारा कंसेप्ट ये है, हमारा पशुपालन का काम तो अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। गाँव में पशुपालन का काम अधिकतर महिलाओं के पास ही। मुझे पता है कि हमारी माँ दूध काट के लाती थी। मेरी जिस दिन मैं शपथ ले रहा था, मेरी पत्नी दूध काट रही थी भैंस को। तो हम तो उस जगह से निकल कर के आए हैं क्योंकि राजस्थान में अधिकतर गाँव में लोग बसते हैं और गाँव में पशुपालन का धंधा ज़्यादा है और वहाँ पुरुष के बजाय महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। तो हम यदि एक आंकड़े के अनुसार देखेंगे, इसकी गणना करवाएंगे, तो आज भी पशुपालन के क्षेत्र में 80% महिलाओं का योगदान। जी जी। अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी विभागों की हम बात करें, आपके पास जितने भी विभाग हैं, हर विभाग से कहीं ना कहीं आप रूबरू हैं। उसी धरातल से आप आते हैं, उसी मिट्टी से आप आते हैं। आपको पशुपालन के बारे में मालूम है, आपको खेतीबाड़ी के बारे में मालूम है। आपने कहा कि एक विभाग और दे दिया गया था कि मत्स्य पालन। सोचा कि इसमें क्या होगा, जब आपने आकर देखा तो कि ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए हमारे युवाओं के लिए रोजगार उत्पादन कर सकता है। सर, हमने तमाम विभागों की बात की, आपने मत्स्य संपदा की बात की, आपने डेयरी के बारे में बात की, आपने गोपालन के बारे में बात की। उन सारे विभागों के साथ अभी तमाम जितनी भी हम चीज़ें हैं, खेती बाड़ी पानी के बिना अधूरी है। धोरों की धरती राजस्थान में है और इस राजस्थान की संस्कृति, खान पान, मिट्टी को तो पूरा हिंदुस्तान याद करता है, लेकिन इसके पानी को कोई नहीं भूलता। कहते हैं कि राजस्थान में एक पानी बड़ी समस्या है। महिलाएं सर पर घड़ा रखकर 100 कोस से पानी लाया करती थी। आज वो समस्याएं कम हो गई हैं। हर घर नल लगाने की बात होती थी आपकी सरकार में, हर टूंटी में पानी आ जाएगा इसकी बात होती थी। तो कितना काम हो पाया है? देखिए राधिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। राजस्थान में 5-5, 6-6 किलोमीटर तक सर पर घड़ा रख के महिलाएं पानी के लिए जाया करती थी। राजस्थान में मरुस्थल है, पानी की समस्या खड़ी हुई है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने हर घर नल से जल जीवन मिशन योजना लागू की, हजारों करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि यह सब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को दूसरी योजनाओं में खर्च कर दिया और जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर घोटाला किया। कई इंजीनियर जेल में गए, हमने उसकी जांच कराई है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सरकार के गठन के बाद पहला जो बड़ा काम किया, उन्होंने ERCP की जो महत्ती योजना, उस समय हमारी 2008 के बाद 2013 से 18 जो सरकार थी, उस 13 से 18 की सरकार में ERCP का एक कंसेप्ट आया, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में हम मध्य प्रदेश से चंबल का पानी ला करके 13 जिलों की प्यास बुझाने का काम करें। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई जो ERCP का खेल खेलती रही।
अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। एक कुर्सी की टांग किसी के हाथ में थी, एक टांग किसी के हाथ में थी, और प्रदेश का किसान दुखी रहा। लेकिन आदरणीय भजन लाल जी ने ERCP की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने त्वरित गति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका MOU करा दिया, और MOU नहीं कराया, दिसंबर के महीने में उसकी आधारशिला रख करके काम चालू हो जाएगा। आज 21 जिले हो गए 13 से, उसका पानी यहाँ आए, सिंचाई के लिए पानी मिले, हमारी पेयजल की समस्या का समाधान हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भागीरथ बन के आए राजस्थान के लिए। वो एक नहर निकलेगी, ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में, और बीसलपुर का पानी बाणगंगा में, और बाणगंगा का पानी रूपा रेल तक ले जाने की एक योजना है। हमारी कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना है, बहुत दिनों से आप देख सकते हैं शेखावाटी में। हरियाणा से उसको पानी नहीं मिल पा रहा था। खट्टर जी मुख्यमंत्री थे उस समय, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मोदी जी की प्रेरणा से उनसे भी समझौता किया, और वो पानी भी जल्दी हमारे राजस्थान को आने वाला है। उधर से नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान में आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक प्रयास से और विकास और उनकी सोच के कारण, और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम ये इन 2-3 सालों में ये कर पाएंगे कि कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा, उसके घर तक पानी पहुँचे। इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक प्रयास किए हैं, और वो प्रयास दिसंबर के महीने से उस काम को भी चालू कर दिया जाएगा, और राजस्थान के पानी की प्यास बुझाने का काम हम सब लोग प्राथमिकता से करके आम जन को सुविधाएं देने का काम करेंगे। क्या ये इस सरकार में हो जाएगा? आपने कहा कि भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो भागीरथ बनकर आए हैं, तो हर बार हम खेलते रहते हैं 5 साल बाद ये आएंगे, 5 साल बाद ये आएंगे। अब जनता को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समयबद्ध कार्यक्रम कहा है कि जो घोषणा करते हैं, जिसका शिलान्यास आपको करना है, उसका उद्घाटन भी आप करिए, और उसी कंसेप्ट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। हमने MOU किया है, हम उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं दिसंबर में। हम आग्रह कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करने के लिए पधारें, उनके कर कमलों से शिलान्यास करके इसी कार्यकाल में उसको पूरा करके किसानों को पानी देने का काम करें। जी बिल्कुल। देखिए, बार बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं कि आपका लीडर जो है वो आपको एक दशा और दिशा दोनों दिखाएं, और काम करने वाले इतने जानकार हो, जिन्हें खेती के बारे में जानकारी, और विभाग भी देखिए एक नहीं, आपके गृह विभाग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो तमाम आप व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने की बात कर रहे हैं। उसी के साथ आपने कहा कि चाहे वो खेती बाड़ी को बढ़ावा देने की बात हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, हमारे युवाओं को खेती से जोड़ने की बात हो, क्योंकि देखिए रोजगार जो है सबसे ज्यादा है वो है खेती में। क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि हमारी जो खेती है, जो हमारे किसान है, अन्नदाता है, वो कभी नहीं रुके। बहुत बहुत धन्यवाद राज्य मंत्री जी आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया और जनता को बताया कि आने वाले समय का रोड मैप क्या है, उनके लिए नया कुछ क्या कुछ ला सकते हैं, और कितनी चीजें 1 साल में आपने ठीक की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए खास मुलाकात।